माँ सरस्वती को नमन करते हुए नमस्कार विद्यार्थियों। तो आप पे क्लास ले रहे होंगे और आप क्लास लेते रहो, ठीक है। पीछे वाली जो हमारी आवाज़ चेक कर लेते हैं। आवाज़ ठीक है और वैसे आपके कान भी काम कर रहे होंगे, ठीक है। तो हम पढ़ लेते हैं आपकी जेड। इससे पहले एक आपका जो कमेंट था, इन कमेंट की एक समस्या समाधान थी। एक तो सार्थक अंक से संबंधित थी। किससे? सार्थक अंक से संबंधित एक समस्या थी कि जैसे मान लीजिए 3 और यहाँ पे लिखा मैंने 4 और 5 और 6 से लिखा। अब यदि आपसे इससे पूछें कि मान लीजिए इसमें 3 अंकों तक हमें सार्थक अंक निकालने हैं। कितने अंकों तक? 3 अंकों तक हमें सार्थक अंक निकालने हैं। और तो भाई 3 अंकों तक निकालो, मना कौन करे आपको? जब आप सीख कर निकालेंगे क्या दिक्कत है? तो देखो यहाँ पर है सर, हम 3 अंकों तक निकालें तो एक नियम याद रखना, यहाँ पर ये था कि यदि 5 है और यदि 5 से कोई ये वाला अंक, यानी कहने का मतलब 5 से इधर वाला अंक यदि हम बात करते हैं कि इसमें दाईं ओर की बात करते हैं, ये बाईं ओर होगा, ठीक है। यदि जो दाईं ओर वाला अंक 5 से बड़ा है तो उसको हटाते समय इस वाले अंक में 1 जोड़ देते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4 और यहाँ पे 6, ये हो जाएगा, ठीक है। और यदि ऐसा हो, ऐसे मान लो 3 और 4 और ऐसे मान ली यहाँ पे कितने 4 है, और मैं कहूँ कि आपको 2 अंकों तक सार्थक अंक निकालने हैं। कितने अंकों तक? 2 अंकों तक सार्थक अंक निकालने हैं। तो यहाँ पे बताओ सर, हमें 2 अंकों तक तो 3 और 4 आएगा, परंतु ये 5 से छोटा है तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। कितना आएगा? 3 और 4 आएगा। ये हो गया सार्थक अंक, ठीक है। चलो ये तो हो गई छोटे बड़े की बात हो गई, परंतु एक समस्या ये है कि सर यदि 5 हो, हटने वाला अंक 5 हो तो क्या होगा रे? तो देखो देश के नौजवानों, 3, 4, 7 और 5, मैंने आपको ऐसे बोला कि हटाने वाले अंक हैं, उस हटाने वाले 3 अंकों तक हमें सार्थक अंक प्राप्त करने हैं। तो 3 अंकों तक जब सार्थक अंक प्राप्त करेंगे तो क्या आएगा? देखो यहाँ पर है, अब यहाँ पर सर इस 5 का है, समस्या तो 5 की है, एक की नहीं, समस्या 5 की है। इसका मतलब जब ये वाला अंक 5 की, ये वाला अंक यदि विषम होता है, क्या होता है? विषम होता है, तो 5 को हटाते समय इसको सम बना देंगे। कितना? 8 कर देंगे। 3.4 और यहाँ पे कितना होगा? 8 होगा। और यदि ऐसा हो 3.4 और यहाँ पे कितना 6 और यहाँ पे 5, तो इस 5 को हटाते समय क्योंकि ये सम है तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। 3 पॉइंट और आपका ये 4 और 6 होगा, ठीक है। हर कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को इसमें? तो एक शायद एक नौजवान की समस्या थी कि सार्थक अंक को थोड़ा बहुत इसमें ये वाली बात वापस बतानी थी। अब आते हैं हमारे बिंदु पे। बिंदु का मतलब बोले तो जो हम पढ़ रहे हैं, बिंदु पे तो आप आ नहीं सकते क्योंकि आप मोटे हैं, और प्लस में क्या आप थोड़े बहुत हैं वो भी हैं जो आपको होना चाहिए। तो जेड केमिस्ट्री पढ़ रहे थे हम, ठीक है। अब जेड केमिस्ट्री में कल जो हम नियम पढ़ रहे थे, आपके तुल्य अनुपात का नियम पढ़ रहे थे। तुल्य अनुपात का नियम या व्युत्क्रम अनुपात का नियम इससे भी कहते हैं, ठीक है। वो नियम पढ़ रहे थे। नियम की परिभाषा हमने शायद पढ़ ली थी, और देख लेंगे परिभाषा। हम उदाहरण की बात करते हैं। नियम क्या था हमारा इसमें? तुल्य अनुपात का नियम क्या था? तुल्य अनुपात का नियम था। इस तुल्य अनुपात के नियम में हमने क्या पढ़ा था कि सर परिभाषा ये थी, यदि कोई 2 भिन्न भिन्न तत्व का भार एक किसी निश्चित तत्व के भार से संयोग करता है, तो यहाँ पे जो भिन्न भिन्न तत्व जुड़ेंगे वो यहाँ पर या तो उस भार के क्या होंगे? समान होंगे, या उसके क्या होंगे? गुणक होंगे। उसे कहते हैं गुणित, उसका क्या कहते हैं? तुल्य अनुपात का नियम कहते हैं। और इस नियम के द्वारा हम क्या करते हैं? तुल्यांक की भार। अब देखना यहाँ पे, जैसे और उदाहरणों को रिपीट करते हैं। जैसे एक मान लो आप यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ऐसे एक Na का मान लो, तो यहाँ पर मान लो Na है और यहाँ पे H और यहाँ पे Cl। देखो इस नियम की पहचान क्या होगी? इस नियम में सर कम से कम 3 तत्व होंगे।
जबकि 2 किसमें, 2 सर आपके पीछे वाले में होंगे, और 2 से अलग अलग बनते हैं तो गुणित, और 2 से एक ही बनता है तो कौन सा कहलाएगा, इसमें आपका निश्चित अनुपात का नियम कहलाता है। अब ये क्रिया को बैलेंस, द्रव्यमान संरक्षण। तो अब सर 3 तत्व हैं, तो मैं जैसे यहाँ पे इनसे बना रहा हूँ तो क्या बनेगा, इनसे सर बन सकता है आपका N और आपका ये H बन सकता है। अब सर मैं इन दोनों से बनाए तो क्या बनेगा, इन दोनों से यहाँ पे बन जाएगा NaCl, क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा। अब ये नियम कहता है कि जो एक तत्व का निश्चित भार है तो इसको हमने क्या मान लिया, निश्चित मान लिया, ठीक है। चलो हमें इससे तो कोई मतलब नहीं है, हमें इनसे मतलब है कि सर इसका यहाँ पे भार कितना है 1 और यहाँ पे इसका कितना है 35 पॉइंट कितना है 5, कितना है 35.5 है। तो यदि मैं कहता हूं कि यहाँ पे दो भिन्न भिन्न तत्वों का भार एक निश्चित तत्व के भार से क्या कर रहा है, यहाँ पे इसका सर कितना है 23, इसका कितना है 23 है, यानी इसके निश्चित भार के साथ क्या कर रहा है, संयोग कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो संयोग करेगा उसी अनुपात में ये दोनों तत्व जुड़ेंगे, उसी सरल अनुपात में दोनों तत्व जुड़ते हैं। कैसे कि जैसे मान लीजिए सर इसका कितना था, यहाँ पे देखो इसमें 1 और यहाँ पे कितना है सर 35 पॉइंट कितना आपका 5 है, तो दोनों से क्या बनेगा H और Cl बनेगा। तो सर H और Cl बनेगा, उसमें अनुपात कितना होगा 1, इसका कितना आएगा 35 पॉइंट कितना होगा, इसमें 5 होगा। अरे कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को इसमें? दो भिन्न भिन्न तत्वों का भार एक निश्चित तत्व के भार के साथ संयोग करता है और ये दोनों तत्व या तो उसी भार के क्या होते हैं, सरल गुणक होते हैं या सरल अनुपात में जुड़ते हैं, इसी तुल्य अनुपात का नियम कहते हैं। देखो दो की तुलना करके हम तीसरे तत्व का जो यौगिक बन रहा है उसका हमने भार ज्ञात कर लिया। तुल्यांक की भार की बात करें कि हमने दो की तुलना करके हम तीसरे का भार निकाल रहे हैं, तुल्यांक की भार तुलनात्मक भार इससे निकाल सकते हैं। आगे तुल्यांक की भार के बारे में और भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। शायद टॉपिक होगा आपकी तुल्यांक की भार, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। तुल्यांक की भार संबंध कौन सा, इसमें आपका तुल्यानुपात का नियम है। इसी प्रकार देखो और उदाहरण लेते हैं, और यदि उदाहरण की बात करें ऐसे मान लो कि जैसे आपका यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे आपका ऑक्सीजन है और यहाँ पे क्या इसमें कार्बन है, तो अब इन दोनों से क्या बन सकता है कि सर यहाँ पे इन दोनों से बन जाएगा CH4 क्या बन जाएगा, मेथेन बन जाएगा, और सर इन दोनों से क्या बन सकता है CO2 बन सकती है। अब दोनों में निश्चित कौन सा है सर, इसमें कार्बन, इसमें कार्बन है, दोनों में क्या है कार्बन है, तो इनको छोड़ो। तो यहाँ पे देखो सर कितना है, इसका यहाँ पे 4 है, इसका कितना है 1 ऑक्सीजन का 16, 2 का कितना होगा रे 32, तो यहाँ पर आएगा 32। अब या तो देखो यहाँ पे अनुपात कितना आ गया, 4 अनुपात कितना आ गया 32 आ गया। इसका मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे क्या होगा ये ऑक्सीजन। यदि सर मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ तो क्या बनता है HO बनता है, HO कोई यौगिक है ही नहीं तो इसको बनाना पड़ेगा। तो सर हमें पता है कि इन दोनों से क्या बन सकता है, चटू बन सकता है। क्या बन सकता है, चटू बन सकता है। और चटू में अनुपात क्या है सर, चटू में अनुपात होता है आपका 2 अनुपात कितना 16 होता है। सर यहाँ पे कितना है 4 अनुपात 32 है, तो सर काट लो कितना आएगा रे 2 अनुपात हुई 16 आएगा। ये आ गया नियम यहाँ पर, कोई दिक्कत किसी को इसमें? 3 है, घुमा के भी चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और देखो यहाँ पे एक उदाहरण ये बता दिया, एक उदाहरण की और बात करें यहाँ पे, चलो और मान लो एक उदाहरण, ठीक है, जितना उदाहरण करिए उतना ही समझ में आएगा आपके। एक मान लो यहाँ पे आपका सल्फर है और यहाँ पे आपका ऑक्सीजन और यहाँ पे आपका हाइड्रोजन है, ठीक है। अब इनसे बनाएं तो इनसे बनाते हैं, देखो ध्यान से, यहाँ पे बनेगा इन दोनों से क्या बन सकता है H2S बनेगा, इन दोनों से क्या बनेगा H2 बनेगा, इन दोनों से, ठीक है। और सर इन दोनों से क्या बन सकता है, इनसे SO2 इन SO2 क्या बनेगा आपका SO2 बनेगा। सर SO भी बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। SO3 भी बन सकता है, वो एक को देखेंगे भी, एक को देखते हैं। तो पहले हम देखना है कि सर इसमें निश्चित, ये निश्चित छोड़ दो, कोई मतलब नहीं, अरे परिवर्तनशील होना चाहिए। सर कितना है, यहाँ पे इसका 32 है, यहाँ पे इसका कितना है 16 है, तो कितना आ रहा है अनुपात सर S और उनका 32 और कितना आ रहा है 16 आ रहा है। अब क्या करो कि सर या तो हम इसको फिक्स कर दो, आप मान लीजिए इसको कितना कर दिया मैंने 32 कर दिया। अब या तो देखो ये 16 है यहाँ पे, या तो 8 हो सकता है या 32 हो सकता है, और ये कितना 64 हो सकता है, और आपकी 16 पंजे कितना 80 हो सकता है।
तो यदि मैं यहाँ पे कितना करता हूँ 32 करता हूँ तो कितना आएगा यहाँ पे बताओ, इसमें यहाँ पे बनेगा 32:32, इसका मतलब S और O बनेगा, क्या बनेगा SO बनेगा। बनता है क्या बनता है, बना लेना, क्या दिक्कत है। और देखो कि सर हमें बनाना है यदि 32 अनुपात यहाँ पे कितना है और यहाँ पे 48 कितना है 48 है, इसका मतलब सर ये तो S O कितना है 1 16 2 16 और 3 16 तो बोले 3 ऑक्सीजन, तो यहाँ पे क्या बनेगा सर SO2 बनेगा। अरे सॉरी यहाँ पे क्या बनेगा यहाँ पे आएगा 2 तो यहाँ पे SO2 बनेगा, क्या बनेगा यहाँ पे 2 है, ठीक है। यहाँ पे क्या बनेगा SO3 बनेगा। अरे कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को इसमें सर 3 है 16 एकम 16 16 दूना 32 16 × 48, कृपया छोटे बच्चों से संपर्क करिए, ठीक है। यहाँ पे कितना आएगा 2, तो यहाँ पे सर आपका 2 है, यानी ये ऑक्सीजन है इसमें, कोई दिक्कत इसमें। 3 लगभग उदाहरणों के द्वारा हमने इस नियम को समझ लिया। अब यदि मैं ऐसे कहूँ, जैसे मान लीजिए आपको बनाना है कि उदाहरण के तौर पे अगर हम बात करें, जैसे मैं दे दिया NaCl दे दिया, उसके बाद में दे दिया आपको एक दे दिया NaOH दे दिया, और एक दे दिया मैंने यहाँ पे से मान लो क्या दे दिया आपको HCl दे दिया। तो क्या इसमें गुणितन इसका तुल्य अनुपात का नियम लग रहा है क्या इसमें? नहीं सर, तुल्य अनुपात का नियम कॉमन को छोड़ के ये दोनों से बनना चाहिए यौगिक, इस Cl और OH से बनना चाहिए, तो आपकी तुल्य अनुपात का नियम लगेगा इसमें तुल्य अनुपात का नियम नहीं लग रहा है, ठीक है। यदि मैं इसको ऐसे लिखूँ, ऐसे मान लो NaCl और यहाँ पर आपका NaH क्या आएगा, इसमें NaH आएगा, और उसके बाद में यहाँ पे मान लो कि HCl। देखो रे सर ये तो दोनों में कॉमन है, क्या है, और इन दोनों से हमने बना दिया, तो आपका इसमें तुल्य अनुपात का नियम लग रहा है, ठीक है। चलो और देखिए उदाहरण, और देख लेते हैं, उदाहरण करते हैं तो कुछ बैठ जाता है। अब जैसे एक उदाहरण की बात करें, जैसे मोनिया, और इस मोनिया से हम बना सकते हैं एक आपका H2O। तो अब देखो सर इनको देखना है, इनसे बनाए कैसे, इसमें गुणितन इस तुल्य अनुपात का नियम देखना है। तो यहाँ पे से कर दो आप, इसको तो मान लो H को यहाँ पे निश्चित मान लो, यहाँ पे मान लो N मान लो, और यहाँ पे क्या मान लो आप O मान लो। जब सर ये दोनों जुड़ेंगे तो क्या बनेगी रे, मोनिया बनेगी, क्या बनेगी मोनिया, बोले तो आपकी अमोनिया बनेगी। सर इन दोनों से क्या बनेगा H2O बनेगा, क्या बनेगा आपका H2O बनेगा। अब हमें सर ये तो कॉमन, इसमें कॉमन क्या है सर, ये कॉमन इसमें, आलो सर समस्या हो गई, क्या समस्या हो गई सर बताओ। यहाँ पे सर ये 3 में जुड़ रहा है, और यहाँ पे किस में 2 में जुड़ रहा है, और हमें जोड़ना किसको है, हमको यहाँ पर इन दोनों को जोड़ना है। H2 है, अमोनिया है, और इसमें ये वाली समस्या उत्पन्न हो रही है क्या सर, यहाँ पे इसमें 3, यहाँ पे किसका आपका इसमें 2 है, तो अब क्या करें बताओ। अरे यहाँ पे कितना है, इसमें 2 है, यहाँ पे 3 है, अमोनिया बनेगी नहीं बनेगी, देखो इसमें चेक करो फुर्ती से। तो इस वाले की जानकारी करना है कि आप कर सकते हो क्या जानकारी, इसमें गुणित अनुपात का नियम लग रहा है नहीं लग रहा है, बताओ फुर्ती से। यदि देखो ध्यान से, अगर मैं इसको स्थायी मानता हूँ, H को स्थायी मानता हूँ, तो ऐसे तो हमें कोई मतलब ही नहीं, हमें तो मतलब इन दोनों से है कि सर यहाँ पे कितना है, इसमें 14 है, यहाँ पे कितना है, इसमें 16 है, कितना है 14 16, तो एक तो बन सकता है सर इसमें आपका 9 बन सकता है। अरे भाई कितना बन सकता है 28, कितना है 14 अनुपात कितना इसमें बताओ, इसमें 16, एक तो ये बन सकता है। अब यदि मैं यहाँ पे कहूँ कि 14 अनुपात कितना सर 32, और या यहाँ पे 14 अनुपात कितना मान लो, अगर 14 अनुपात 32, या मैं इसको भी बढ़ा सकता हूँ, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसे मान लो 28 अनुपात, ऐसे मान लो आप, अगर 28 अनुपात यहाँ पे मान लो 16 मान लो, इससे तो क्या बन सकता है, देखो इसमें एक N तो यहाँ पे आएगा N, यदि A2 16 तो कितने जाएंगे यहाँ पर आपके, ये हो जाएगा इसमें O2,
ठीक है। यहाँ पे इसमें क्या सर 2n, तो यहाँ पे n2, यहाँ पे 1, तो यहाँ पे n2 बन जाएगा। ये नाइट्रस ऑक्साइड है और ये आपका क्या है नाइट्रिक ऑक्साइड है। ठीक है, तो आपका नियम था तुल्य अनुपात का नियम याद रखना। कौन था इससे संबंधित वैज्ञानिक का, इसमें आपका रिएक्टर था, बर्जीलियस ने इसके बारे में इस विस्तृत जानकारी दी थी। ठीक है, और इसमें उदाहरण की चलो एक सिंपल उदाहरण और लेते हैं लास्ट, इसको पूरा करते हैं नियम को। देखो नियम याद रखना, नियम यानी जो आपकी उदाहरण याद रखना। उदाहरण ऐसी भी आ सकती है जो मैंने बताया था यहाँ पर, ठीक है, कि किस में लग रहा है किस में नहीं लग रहा है। अब देखो यहाँ पर ऐसे मान लो कि हम एक सिंपल कोई प्रयोग किया, हमने एक प्रयोग किया, ऐसे मान लो कि कार्बन डाई सल्फाइड क्या है, उसमें कार्बन डाई सल्फाइड है और एक था इसमें आपका कार्बन डाई ऑक्साइड मान लो, और एक क्या इसमें सल्फर डाई ऑक्साइड। देखो इनसे क्या बनेगा, ये तो बनेगा इनसे सल्फर डाई ऑक्साइड। तो कार्बन डाई ऑक्साइड थी, उसमें कार्बन डाई ऑक्साइड में कार्बन की मात्रा, कार्बन डाई ऑक्साइड में कार्बन डाई सल्फाइड में कार्बन की मात्रा कितनी है, इसे मान लो 27.27%। परसेंट का समझ रहे क्या है, 100 होता है परसेंट का मतलब कितना होता है 100। 100 का मतलब है कि यहाँ पर पूरा जो प्रयोग कितना मान रहे 100 मान रहे हैं, पूरी प्रयोग कितना मान रहे हैं हम 100 मान रहे हैं। ठीक है, अब ये मसले कोई वस्तु 100% नहीं होती है, वस्तु 100% कोई भी आप एक्सपेरिमेंट करते हैं वो 100% पूर्ण सिद्ध नहीं होता है। ये कहने का मतलब हमारे फिजिक्स का नियम है कि अगर कोई भी वस्तु है वो 100% पूर्णता नहीं होती, क्योंकि जैसे यहाँ पर कोई भी काम करें आप, क्या करें आप, कोई भी काम कर रहे हैं उसमें 100% आपको प्रॉफिट नहीं होता है। अब ऐसे मान कुछ ही मान लो, जैसे मैं कहूँ कि आपको पाकिस्तान, तो पाकिस्तान को भी देखा आपने नहीं देखा, तो आपको मानना पड़ता है पाकिस्तान कहीं ना कहीं पर तो है, तो बातें कुछ माननी पड़ती है। तो यहाँ पे कितना है बताऊँ 27.27% क्या उसमें कार्बन है। जब कोई चीज़ शुभ है तो उसमें से यदि इतना कार्बन है तो बाकी कौन बचेगा सर, आपका सल्फर बचेगा, तो इसमें से घटा दो 100 में से। तो यहाँ पे क्या करना है 100 माइनस, और यहाँ पे 27.27 और यहाँ पे 00, अब कर पे जोड़ बाकी तो आपको ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना आएगा बताओ, इसमें 3 आएगा और यहाँ पे 7 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे कितना आएगा। यदि इतना कार्बन है तो सल्फर कितना है सर, आपका ये सल्फर है। ठीक है, दूसरी बात देखो रे यहाँ पर है, ये कार्बन है, ये कह रहा है इसमें कार्बन की मात्रा कितनी है, इसमें कार्बन की मात्रा इसे मान लो, कार्बन की मात्रा अगर माने इसमें ये कार्बन 2, तो इसमें मानो 15 सल्फर SO2 कार्बन डाई सल्फाइड आ गई, ये CO2 हो गया, कुछ उल्टा हो रहा है कि यहाँ पे मानो 15.79 कितना है 15 इसमें 79 आपका इसमें क्या है कार्बन है। तो बताओ सल्फर कितना होगा, अरे सल्फर कितना होगा, तो यहाँ पे 100 में से क्या कम कर दो 15 और 0.79, यहाँ पे कितना आएगा 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा और उसके बाद में कितना आएगा, यहाँ पे 4 आएगा और यहाँ पे कितना आएगा, इसमें 8 आएगा, कितना आएगा 8, यानी ये किसकी मात्रा है, सल्फर की मात्रा है। समझ गए बात को। इसमें पहले वाले में तो सर कार्बन कितना है 27.27 है और दूसरे वाले में कितना है 15.79 है, और यहाँ पे सल्फर कितना है 72.73 है, यहाँ पे 84 कितना आपका 21 है। अब ये कह रहा है कि इसमें कितना है 50% है, यानी 50% ही सल्फर है, 50% इसमें आपकी ऑक्सीजन है। ठीक है, बात तो सही है, परंतु सर हमारा नियम तो क्या था कि इसमें हमें एक सरल अनुपात प्राप्त होना चाहिए। कैसा अनुपात, यदि मैं यहाँ पर इन दोनों का अनुपात निकालता हूँ, किस किस का, इस S और O का अनुपात 50%, तो ये तो किसने बोल रहा है कि 1 अनुपात कितना आएगा ने, यदि 50 और 50 का निकालो कितना आएगा 1 अनुपात 1 ही आएगा। ये बात तो सही है, परंतु आपको भी इसमें चेक करना पड़ेगा कि इसमें इस प्रयोग के आधार पे क्या ये इसमें तुल्य अनुपात का नियम लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो यदि मान लीजिए 1 अनुपात 2 आता है
या 1:3 मान लीजिए 3 आता है या 2:1 आता है, तो कहने का मतलब हमारे तुल्य अनुपात का नियम लगेगा। तो हम देखते हैं, इस प्रयोग को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। अब इस प्रयोग को आगे बढ़ाने के लिए हमें कहने का मतलब एक को निश्चित करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एक को निश्चित करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे कार्बन कितना है, 27 पॉइंट कितना है इसमें आपका 27 है, और यहाँ पे कितना है 15.79 है। तो या तो सर आप ये मान लो कार्बन को, पूरे कार्बन को ये मान लो और यह मान लो इसमें, तो हम क्या मानेंगे यहाँ पे कार्बन को कितना मानेंगे 27.27 मानेंगे। अब देखो ध्यान से, अब चलते हैं मैथ का एक एक नियम। देखो ध्यान से इधर, यदि मान लीजिए 15.79 कार्बन के 15.79 ग्राम कार्बन के साथ सल्फर कितना होगा, सल्फर होता है इसमें 84.21 ग्राम। समझ गई बात को? अब ये कहूं कि यदि 1 ग्राम क्या हो इसमें कार्बन, क्या हो 1 ग्राम कार्बन के साथ कितना होगा रे, यहाँ पे आएगा 84.21 अपॉन कितना आएगा 15 और यहाँ पे 79, ठीक है। अब मैं यहाँ पे मानता हूँ कि 27.27 क्यों लिया मैंने, क्योंकि मैं पूरे को ही 27.27 मानूंगा, या तो सर ये मान लो और ये मान लो इसमें। तो यहाँ पे इस ग्राम कार्बन के साथ कितनी सल्फर संयुक्त होगी, तो यहाँ पे रहेगा 84.21 15.79 इंटू यहाँ पे कितना आएगा रे 27.27, ठीक है। अब इसको हल कर लो, कितना आएगा। तो हल करने पे देखिए तो थोड़ा बहुत लगभग में लिया हो इसको, तो ऐसे मान लो कि यहाँ पे मैं करता हूँ 84 मान लो, यहाँ पे 15 मान लो और यहाँ पे कितना 27 मान लो, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें भाग कितनी बार जाएगा देख लो, इसमें 15 का यहाँ पे 5 बार गया, उसके बाद में कितना आएगा, लगभग कितने बच रहे हैं 5 4 9, तो यहाँ पर और इसमें बच जाएंगे आपके 9, तो 15 6 की 90, यहाँ पे 6 आ गए, कितने आ गए 6 आ गए। यानी कहने का मतलब आपको 50.6 इंटू 27 करना पड़ेगा। अब बोल इसकी टेबल बोलो फिर क्या होती है 27 की, अरे कितनी होती है, देखो यहाँ पे इसको हल करने पे आएगा 27, अगर हम पॉइंटो ही मानते हैं तो यहाँ पे मान लो आप 6 और उसके बाद में यहाँ पर आएगा 2 3 तो 4, यहाँ पे 4 और उसके बाद में यहाँ पे कितना आएगा, लगभग ये आएगा कुछ पॉइंटों के आसपास, यानी 146 के आसपास से मान लो। तो हमें कितना करना है 146, तो इसे मान लो कितना आ रहा है 144 के आसपास से मान लो ऐसे आ रहा है, कितना आ रहा है 144 के आसपास। क्या समझे इसका मतलब क्या था, यदि 27 ग्राम 27.27 ग्राम के साथ कितना होगा सल्फर है, कितना सल्फर होगा इसमें 144 ग्राम, कितना होगा 144 ग्राम होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? अब देखते हैं इस नियम को सिद्ध करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम किस किस का अनुपात, कार्बन अनुपात, क्या इसमें कार्बन अनुपात आपका इसमें लिख दो ऑक्सीजन, और कार्बन अनुपात क्या लिख दो इसमें कितना है, इसमें कार्बन अनुपात कितना आएगा इसमें सल्फर लिख दो, ठीक है। अब देखना ध्यान से, यदि ये वाला है कि में कार्बन की मात्रा कितनी है इसमें 15, ये थोड़ा उल्टा हो गया मेरे को लग रहा है, कुछ उल्टा हो गया कि इसमें 84 आएगा 72 और यहाँ पे आएगा कार्बन की मात्रा, इसमें ऑक्सीजन आएगा, यहाँ पे कुछ उल्टा हो रहा है। यहाँ पर क्या होगा देश के दोनों साइड कार्बन डाइसल्फाइड होगा और यहाँ पे क्या होगा इसमें CO2 होगा, ये होगा इसमें। तो यहाँ पे किसकी मात्रा आएगी, ये तो रहेगी इसमें ऑक्सीजन की मात्रा होगी और ये किसकी होगी इसमें सल्फर की मात्रा होगी, ठीक है। थोड़ा बहुत इसका ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पे कि कार्बन और यहाँ पे ऑक्सीजन है और यहाँ पे क्या है कार्बन और सल्फर है, तो बताओ हमने पहले वाला जो प्रयोग किया उन सभी में कितनी मानी हमने 27 पॉइंट कितनी मानी 27 मानी, तो यहाँ पे कितना आएगा 27 पॉइंट कितना आएगा 27 ग्राम, और यहाँ पर भी कितना आएगा 27 पॉइंट कितना आएगा 27 ग्राम, ठीक है। अब जब हमें पता है कि जब 27.27 कार्बन था तो कितने ग्राम आएगी ऑक्सीजन इसमें, यहाँ पर आएगी सर आपकी 72, कितनी आएगी 72, और इसे मान लो कि यहाँ पे 7 है। और जब हमने इसको 27.27 माना तो यहाँ पे कितनी आई थी 144, कितनी आई थी 144 आई थी, ठीक है। अरे कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को इसमें। अब हमें क्या करना है, इन दोनों से S और O का अनुपात निकालना है, S और O का अनुपात निकालना है। बताओ 172 है
ठीक है। अब 172 का दुगना कितना होता है, यहाँ पे आएगा 144, तो ये है, और यहाँ पे कितना 72 है। तो देखो यहाँ पे कितना आएगा, काटने पे 1 आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा 2 आएगा, तो कितना आ गया 2:1 आ गया। इसका मतलब सर यहाँ पर इसमें तुल्य अनुपात का नियम लग रहा है। बात समझ रहे हो? इसमें यदि 1:1 आता है, दूध किस में दे रखा है पहले, ये तो दे रखा है भाई, हाँ इसमें 1:1 है। हमें ये बात सिद्ध करनी है कि हाँ सर देखो इसमें सरल अनुपात आ रहा है, इसमें 1:2 आ रहा है इसमें, ठीक है। ये ऐसे कहोगे यहाँ पे आ जाए 2:1, तो भी आपका सरल अनुपात होगा इसमें। तो इसका मतलब आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन दे सकता है, और क्वेश्चन दे के आपसे पूछ सकता है कि इसमें तुल्य अनुपात का नियम लग रहा है या नहीं लग रहा है, ठीक है। या आपसे पूछ सकता है कि व्युत्क्रमण अनुपात का नियम, और हम कह सकते हैं कि ये पदार्थों की तुल्यांक की बाहर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसका हम जो नियम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो आपका ये लगभग 4 नियम थे। पहला नियम कौन सा था सर हमारा, पहला नियम था द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसमें कोई भी रिएक्शन है, उस रिएक्शन की द्रव्यमान के बारे में जानकारी होती है, अभिक्रिया बैलेंस के बारे में जानकारी होती है। दूसरा नियम था निश्चित अनुपात का नियम। इस नियम में क्या था कि एक तत्व के 2 तत्वों के द्वारा जो कोई यौगिक बनता है उसकी शुद्धता के बारे में जानकारी होती है, ठीक है। तीसरा नियम क्या था हमारा, 2 तत्वों के द्वारा भिन्न भिन्न यौगिक बनते हैं उसके बारे में जानकारी होती है, इसे क्या कहते हैं हम, क्या था तीसरा नियम, गुणित अनुपात का नियम था, ठीक है। चौथा नियम क्या था हमारा, चौथा नियम हमने पढ़ा तुल्य अनुपात का नियम था। इसमें क्या होते हैं, 3 जो तत्व होते हैं उनसे क्या होते हैं यौगिक बनते हैं, और उनके बारे में क्या होती है जानकारी होती है, पदार्थ तुल्यांक के बारे में क्या होती है जानकारी होती है। और जो लास्ट नियम होता है केवल और केवल किसके लिए होता है, गैस के लिए लागू होता है। किसके लिए लागू होता है, गैस के लिए लागू होता है, ठीक है। तो आपको पता है कि अभी कोरोना काल में किसकी समस्या हो रही है, गैस की समस्या हो रही है ना, नहीं गैस की समस्या हो रही है। ऑक्सीजन बोले तो आपका ये गैस की उसकी समस्या हो रही है। आगे देखो लास्ट नियम देखते हैं, लास्ट नियम कौन सा है, लास्ट नियम 5वां नियम था हमारा इसमें गैसीय आयतन का नियम। क्या था इसमें, गैसीय आयतन का नियम, या हम कह सकते हैं गेलुसेक भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसे, गेलुसेक का, इसका नाम ही इसके नाम पर गेलू, और इसमें क्या लगेगा गेलुसेक का नियम भी कहेगा, इसके नाम पर इसका वैज्ञानिक कौन है, इसमें गेलुसेक का लगेगा, ठीक है। तो ये नियम क्या है, इस नियम को देखना। पहली बात तो ये नियम गैसों पे लागू होगा। यदि आपको गैसों के बारे में पूछे तो कौन सी गैसीय आयतन का नियम कहलाएगा। वर्तमान में किसकी समस्या चल रही है, आपकी ऑक्सीजन की समस्या चल रही, ठीक है। तो आपको जितना हो सके सावधान रहना है। हम कुछ नौजवान ऐसे बोल रहे हैं कि सर आप कहने का मतलब क्या करवा लिया आपने, चोटी कट वाली चोटी देखना, यहाँ पे सभी को दिख रही चोटी है। अब देखना इस नियम को लगा के देखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा मैंने H2, यहाँ पे लिखा मैंने N2, और यहाँ पे लिखा मैंने क्या बनेगा रे, NH3। क्या बनेगा आपका NH3। अब सर ये कह रहा है कि जब 2 गैसें क्या होती हैं, जब 2 गैसें आपस में संयोग करती है, क्या करती हैं, 2 गैसें आपस में संयोग करती है, तो उनके आयतन में क्या होता है, एक सरल अनुपात होता है। क्या होता है, जब 2 गैसें आपस में संयोग करती है तो उनके आयतन में क्या होता है रे, उनके आयतन में एक सरल अनुपात होता है। सर आयतन काम में आ गया, पिछली वाली कक्षा में हमने आयतन पढ़ा था, आयतन आ गया। तो यहाँ पे आयतन का मात्रक क्या होगा, सोचो, आयतन का मात्रक क्या होगा, सोचो क्या होगा, बताओ फुर्ती से। सर नीचे से हिल रहा है, नीचे से। मात्रक क्या होगा आयतन का, अरे आयतन का मात्रक होगा मीटर क्यूब। कितना होगा इसमें, मीटर क्यूब। देखो मात्रक काम में आ रहे हैं यहाँ पे। तो ये बोल रहा है कि जब 2 गैसें आपस में संयुक्त होती है तो उनके आयतन में क्या होता है, उनके आयतन में एक सरल अनुपात होता है। जैसे यहाँ पे मान लो कितना कहलाएगा, अगर बैलेंस करते हैं रिएक्शन को, तो बैलेंस के लिए यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे कितना चिपका दो, 3 चिपका देंगे, यहाँ पे 2 चिपका दो, हो गए बैलेंस। अब देखो यहाँ पे कितना आएगा 1, तो यहाँ पे आएगा 3, अनुपात कितना आ रहा है 1 आ रहा है इसमें। तो कैसा अनुपात इसमें, इनके आयतन के मध्य, क्योंकि गैस से आयतन अवस्था में पाई जाती है तो सरल अनुपात होगा।
ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए, इसमें क्या होगा कि यहाँ पे अगर मैं इसका निकालते हैं, फिर आगे एक नियम कहता है कि यदि जो बनने वाला प्रोडक्ट वो भी गैस है तो उसमें भी कैसा अनुपात होगा, उसमें भी हमें क्या होगा, सरल अनुपात प्राप्त होगा। क्या होगा, सरल अनुपात प्राप्त होगा। इस बात की हमें जानकारी रखनी है। तो कितना आएगा इसका, 2 आएगा। तो अनुपात कितना बनेगा, 3:1 अनुपात कितना बनेगा, इसमें 2 बनेगा। कैसा अनुपात है ये, सरल अनुपात। ठीक है, क्या याद रखना है, ये नियम केवल आपकी गैसों पे लागू होता है। ये गेलुसेक ने दिया था। इसमें क्या होता है, जब 2 गैस से आपस में संयुक्त होती है तो उनके आयतन के मध्य क्या होता है, एक सरल अनुपात होता है। ठीक है, या हम कह सकते हैं या गुणित में भी हो सकता है। और बनने वाला उत्पाद भी यदि गैस है तो उसमें भी क्या होगा, उसमें सरल अनुपात प्राप्त होगा। इसी प्रकार यदि और उदाहरण लेते हैं, अरे और उदाहरण लेने में कोई दिक्कत किसी को नहीं है। ठीक है, ले लिया करो, जब मौका मिले तो, मौका मिलेंगे तो बता देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, एक और उदाहरण जैसे आप सर आपकी नाइट्रोजन और आपकी ये ऑक्सीजन वर्तमान में बहुत इसकी आवश्यकता है। तो जितना हो सके आप घर पे बैठ के ऑक्सीजन बनाओ। अब बनाने का तरीका सभी को मालूम होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसमें बनाए तो क्या बनेगी सर, इसमें 9। आप तो बोलेंगे सर 9, अरे 9 नहीं है, देखो ध्यान से इधर कि सर इसका भी 1 मोल है, ये भी कितनी 1 मोल है, और ये भी कितनी बनेगी सर आपकी 2 मोल। कितनी बनेगी, इसमें 2 मोल बनेगी। ठीक है, अब हमें देखना है कि इसका देखना है अनुपात कितना आएगा रे, 1 अनुपात कितना आएगा रे, 2 आएगा। कैसा अनुपात है ये, सरल अनुपात। क्या बनेगा सर, ये तो हमारी क्या है, नाइट्रोजन है, ये आपकी ऑक्सीजन है, और इसका नाम क्या होगा रे, इसका नाम होगा, अगर इसकी ऑक्सीजन ज़्यादा है तो इसका नाम हो जाएगा नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या होगा, नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या होगा, नाइट्रिक ऑक्साइड इसका नाम होगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ किसी को इसमें। तो जो 5 नियम थे, 5 नियम हमने पढ़ लिए हैं। अगर किसी नौजवान को इसमें दिक्कत है तो आप कर सकते हैं जो आपको करना चाहिए। फिर वापस रिपीट कर रहा हूं, पहला नियम कौन सा पढ़ा आपने, द्रव्यमान संरक्षण का नियम था। कौन सा था, द्रव्यमान संरक्षण का। ये यहाँ पर एक नौजवान इसकी समस्या है। ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम था। तो द्रव्यमान संरक्षण में आप सभी जानते हो, जितना पहले था उतना ही है, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। जितना पहले था उतना है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ठीक है, कुछ नौजवान सोच रहे हैं कि परिवर्तन हो गया है, कि कहने का मतलब हम तो नहीं मानेंगे, ये है, ये कोई चक्कर नहीं। यहाँ पर देखो अभी तो स्थिति है। दूसरी बात ही क्या था हमारा नियम, दूसरा नियम था हमारा, यानी बोले तो 250 ग्राम वाला नियम था सही। ठीक है, 250 ग्राम में क्या था कि जो आपका उसकी बात करिए नहीं, गुणित अनुपात का नियम था, मैं बोलूँ निश्चित अनुपात का नियम था, 250 ग्राम। ठीक है, निश्चित अनुपात रहेगा। तीसरा आपकी गुणित अनुपात का नियम था। और गुणित अनुपात में क्या होता है, यहाँ पे 2 तत्वों के द्वारा क्या होते हैं, अलग अलग बनाते हैं। उसके बाद में आपके तुल्य अनुपात का नियम था, और लास्ट में आपकी गैस या आयतन का नियम था, गेलुसेक ने दिया था। अब एक क्वेश्चन बाकी रह रहा है हमारा, कौन सा, एक क्वेश्चन बाकी ये रह रहा है हमारा कि जो द्रव्यमान संरक्षण की वैज्ञानिक के बारे में क्वेश्चन छोड़ रखा आपके, क्वेश्चन छोड़ रखा है कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम का जो वैज्ञानिक किसने दिया था। तो अभी भी आपको कहने का मतलब इसे विचार करना है। ठीक है, मैंने बोला था कि आपको कहीं पर कमेंट करना है कि इसमें आपका क्या विचार रहेगा। मैंने ऑप्शन दिए थे, एक तो आपका एंटोनी लेविजियर था, उसमें आपका एक आपको बर्जीलियस, या हम मान सकते हैं इसमें एक लोमोनास मानते हैं। ठीक है, और एक मान सकते हैं आपका इसमें लॉन्डोल्फ भी मान सकते हैं। ठीक है, अब आगे शायद इसका जो टेस्ट होगा, टेस्ट पेपर आपके पास आ जाएगा। आगे वाला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, जो भी है शायद आपका परमाणु से संबंधित होगा, वो वाला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो देश के नौजवानों, समय निकल रहा है, मालूम ही नहीं चलता है कब सुबह होती है और कब शाम होती है। यदि ज़िंदगी में कुछ करना है तो इस समय का सदुपयोग करो, क्योंकि विद्यार्थी के पढ़ने वाले के सामने समस्या आती है। अब देखो एक नौजवान था, शायद उसको सुनो आप, वो मेरे से पूछ रहा था कि क्या सर एग्ज़ाम होगी या एग्ज़ाम होगी। तो मैंने उससे कहा कि यदि तेरे को ज़िंदगी में कुछ करना है तो ऐसे मान ले कि एग्ज़ाम होगी, और यदि कुछ नहीं करना है तो एग्ज़ाम नहीं होगी। शायद वो मेरे को लग रहा है सिक्कर का था, शायद वो नौजवान, मैंने देखा था उसका दूधवा गाँव से संबंधित था वो। तो मैंने उसको कहा कि भाई अगर कुछ करना है तो एग्ज़ाम लगेगी तेरी, और अन्यथा कुछ नहीं करना है तो नहीं लगेगी।
भाई 2 साल से नौजवान प्रमोट हो रहे हैं, एक नौजवान के 8th में था तो 9th पे गया, अब की बार 10th में प्रमोट होने की संभावना है। तो इन बातों पे आपको ध्यान नहीं देना है। ये केवल और केवल पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए सुनहरा मौका है, बाकी जो विद्यार्थी हैं उनके लिए तो चाहे से रोज ही आप लॉकडाउन लगाओ और खोलो और देख लेना, पढ़ने वाले विद्यार्थी को भी परेशान नहीं होते हैं। अभी इस कोरोना काल में ज़्यादा जो नहीं पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं वो मानसिक रोगी के शिकार हो रहे हैं। ठीक है, तो मेरा तो ये निवेदन, आप रेगुलर क्लास लीजिए। ठीक है।